आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट यूरोप स्टूडेंट वीजा के हवाले से। ठीक है, यूरोप के अंदर शेंजन का आज हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नॉन शेंजन कंट्रीज के बारे में बनाई जाएगी ताकि उसके अंदर हम बता सके कि नॉन शेंजन में आपने स्टूडेंट वीजा कैसे अप्लाई करना है। शेंजन इसलिए फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो इसकी इंक्वायरीज आ रही हैं और ऐसा लगता है कि शेंजन जो है वो पाकिस्तान से बहुत मोस्ट फेवरेट प्लेस है स्टूडेंट्स की डेस्टिनेशन के अंदर और उनको जाना है। शेंजन के अंदर जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया। ठीक है, आयरलैंड खैर वैसे ईयू का पार्ट है, शेंजन का पार्ट नहीं है। और उसके बाद जो है वो आपका पोलैंड हो गया, पोर्चुगल हो गया, इटाली हो गया, इन हॉलैंड हो गया, नीदरलैंड्स। इन तमाम के ऊपर हमने देखा है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो स्टूडेंट वीजा का काम कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज चूंकि बहुत बड़ा है यूरोप, शेंजन बहुत सारे कंट्रीज इसमें है, तो यूनिवर्सिटीज भी जो है वो बहुत सारी हैं इसके अंदर। ए टू जी प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल है। जिस प्रोग्राम को आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें, सर्च करना चाहें, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। इसका प्रोसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा डिफर है। ठीक है, रेजिडेंट परमिट का प्रोसेस, जब वीजा लगा के आप शेंजन के अंदर आ जाते हैं तो इसका रेजिडेंट परमिट का प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मुख्तलिफ इदारों के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। आगे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की जहां पर मैंने बात की तो डॉक्यूमेंट्स को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम हम रेकमेंड करते हैं कि 1 ईयर या 1 ईयर से ऊपर रखें ताकि जब यहां से वीजा लगा के जब आप शेंजन में लैंड करें तो शेंजन के अंदर आने के बाद आपके पास जब रेजिडेंट परमिट आपका बनाया जा रहा हो तो उस दौरान आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी मौजूद हो आपके पास। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप इसको अप्लाई करते हैं। आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, इसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैचलर्स पढ़ा हुआ है तो बैचलर्स की मार्कशीट और उसकी डिग्री। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है तो मास्टर्स की मार्कशीट और उसकी डिग्री जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब सिंपली ये चीजें तो आपने हासिल कर ली, इसके बाद फिर आपने रेलिवेंट जो भी डिपार्टमेंट है इसकी अटेस्टेशन के और सर्टिफाइड होने के, तो वहां से आपने इसको सर्टिफाइड करवाना है। जैसे आपका जो बोर्ड ऑफिस है, ठीक है, जिस भी रेलिवेंट सिटी से आप हैं तो उस बोर्ड ऑफिस से आप अपने एसएससी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट इसको जो है वो आप सर्टिफाइड कराएंगे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अब ये बड़ा सिंपल कर दिया गया और इसको आईबीसीसी का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपने जो है वो इसको सर्टिफाइड कराना है। जहां पर यूनिवर्सिटी डिग्रीज की बात आती है तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज जो है वो सिर्फ एक ही इदारा इसको सर्टिफाइड करता है और वो है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहां से आपने इसको अटेस्ट करवा लेना है। यहां पर बात खत्म नहीं होती है। अब यूरोप के अंदर रूल ये है कि जो एम्बेसी है वो कहती है अब हम भी इसको सर्टिफाइड करेंगे। ठीक है, अब आपने इन तमाम को लेके जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर से वहां से इसको अटेस्ट करवाएंगे। जैसे ये अटेस्ट हो गई उसके बाद फिर एम्बेसी इसको अटेस्ट करती है और जब ये अटेस्ट हो गई तो इसका मतलब है कि अब आपकी डिग्री जो है वो 100% ओरिजिनल और बिल्कुल तैयार है शेंजन के लिए जो है वो फ्लाई करने के लिए। लेकिन अभी होल्ड कीजिएगा, अब आपने सबसे पहले एडमिशन लेना है। आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के जैसे ही आपका ग्रांट हो गया, एडमिशन के बाद जो है वो यूरोप एक वाहिद जगह है कि जहां पर जो है वो ट्यूशन फीस जो है वो एडवांस में ली जाती है। अब ट्यूशन फीस कितनी है बहुत सारे लोग पूछते हैं तो वो डिफर करती है। ठीक है, जैसे जर्मनी की एग्जांपल लें। ठीक है, जर्मन में कुछ कोर्सेज जो है वो फ्री ऑफ चार्ज हैं। ठीक है, जो फ्री एजुकेशन है उसकी तो डेफिनेटली कोई नहीं है फीस, ट्यूशन फीस, लेकिन उसके अंदर इनरोलमेंट और एडमिशन चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि 200 से लेके 300 यूरोस तक जो है वो वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज। अगर आप जर्मन लैंग्वेज के अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ें इसको तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जिसके अंदर इसकी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी और इसकी ट्यूशन फीस जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है ईयरली 9,000 से लेके 15 to 16,000 यूरोस तक। ठीक है, जिसके अंदर आप जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो है वो डिग्री लेवल के ऊपर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्पेन के बारे में कि अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो स्पेन के अंदर जो एवरेज जो ट्यूशन फीस जो चल रही है इस वक्त वो तकरीबन जो है वो अराउंड 3,000 3,500 यूरो से लेके सेमेस्टर फीस जो है वो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 6 से 7,000 यूरो तक जाती है। ईयरली अगर हम बात करें तो 7,000 8,000 यूरो से स्टार्ट होके
और फिर जो है वो अराउंड 13 to 14,000 यूरोस तक डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी चली जाती है। इटली के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फ्री एजुकेशन देती है, लेकिन इटली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वो आ रहा है अपॉइंटमेंट्स को लेके। अपॉइंटमेंट्स जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं लेकिन वो अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से जो है वो उनका एडमिशन जो है वो जाया हो जाता है। और चूंकि आपको पता है कि फ्री एजुकेशन है तो फिर साल में एक ही बार उसकी इंटेक होती है जो कि सितंबर में है, और सितंबर में होने की वजह से अगर ये साल जाया हुआ आपका तो फिर नेक्स्ट ईयर सितंबर में आपकी बारी आती है। हॉलैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हॉलैंड के अंदर एजुकेशन जो है वो अगर हम देखा जाए बाकी रेस्ट ऑफ दी शेंजन कंट्रीज वो थोड़ी सस्ती है। इस तरह से पोलैंड है, पोलैंड के अंदर भी सस्ती है, और पोलैंड के अंदर जो है वो एवरेज कॉस्ट ईयरली जो आती है वो अराउंड जो है वो 7,000 यूरो से स्टार्ट होके 12 to 13,000 यूरोस तक जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्बेसी की तरफ आ जाएं आप लोग। ठीक है, अब जब आपने यहां से सिक्योर कर लिया आपका एडमिशन, तो आप एडमिशन को लेटर को लिया आपने, एडमिशन से पहले आप सारे के सारे जो है अटेस्टेशन वगैरह करवा चुके हैं, तो आपने अब एम्बेसी में जाना है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कुछ एम्बेसीज जो है वो सॉरी वो तकरीबन जो है वो इसको अराउंड 1 मंथ के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग कर देती है, और आप जो है वो स्टूडेंट वीजा डी कैटेगरी का अप्लाई करते हैं। सी जो होता है वो टूरिस्टिक और विजिट के लिए यूज होता है शेंजन के अंदर, और डी कैटेगरी आपने अप्लाई किया, ये जो है अराउंड 3 to 4 मंथ्स का वीजा होता है, इसके ऊपर आप अप्लाई करके जो है वो शेंजन कंट्री आते हैं। जब आप आ जाते हैं तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको लोकल जो बॉडीज होती है उनसे आपको रजिस्ट्रेशन मस्ट करवानी होती है। जैसे जर्मनी के अंदर जब आप जाते हैं तो जर्मनी के अंदर अब ये जो स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहा है ये इतना डिफिकल्ट है कि मैंने बहुत कोशिश की इसको पढ़ने की लेकिन मैं नहीं पढ़ सका, तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये क्या चीज है ना, इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। आयरलैंड के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो है इनिस, INIS, आयरिश न्यूट्रलाइजेशन एंड इमिग्रेशन सर्विस के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और यहां पर आपका रेजिडेंट कार्ड जो है वो बनता है। यहां पर पेपर वीजा नहीं होता है, पूरे शेंजन में एक कार्ड आपको जो है वो इशू किया जाता है जो कि आपका जो है वो रेजिडेंट परमिट कहलाता है। ठीक है ना, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, अगेन कुछ जगहों के ऊपर ये 1 ईयर का इश्यू होता है, कुछ जगहों के ऊपर जो है मोर देन 1 ईयर भी इशू किया जाता है। इस तरीके से स्पेन के अंदर जब आप जाते हैं तो कमर्शिया दी पोलिसिया, इनके पास आपको जो है वो अपना रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन देनी होती है और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। स्वीडन की बात करें, स्वीडन के अंदर जो है वो आपको टैक्स एजेंसी, जैसे पोर्चुगल के अंदर भी जो है वो टैक्स निफ जिसे कहता है निफ नंबर, तो ये आपको जो है वो पहले ऑब्टेन करना पड़ता है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई उसके बाद आप जो है वो इमिग्रेशन के लिए जो है वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज के पास जाकर और फिर जो है वो रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपका ये रेजिडेंट कार्ड बन जाता है तो इसके ऊपर आपको ऑथराइजेशन होती है 20 आवर्स की कि आप जो है वो काम कर सके। अगर आपकी टर्म ब्रेक्स हो गई, अगर आपकी जो है वो छुट्टियां हैं, जैसे आपकी न्यू ईयर या क्रिसमस की हॉलीडेज, विंटर वेकेशंस हो रही हैं या समर वेकेशंस हो रही हैं, तो इसमें आपको फुल टाइम जो है वो ऑथराइजेशन दी जाती है। जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं यूरोप के अंदर तो आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का कॉन्सेप्ट है इनके पास कि ये आपको दिया जाता है। इसके अंदर जो है वो आप अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं, और आपको अगर जॉब मिल जाती है बहुत अच्छी जिस रेलेवेंट फील्ड में आपने पढ़ा है उससे मुतालिक, तो फिर आप जो है वो वर्क परमिट लीडिंग टू नेशनलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो 2 इयर्स का जो वर्क परमिट होता है, जो टाइम पीरियड, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, इसको EU रेड कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, रेड जोन रेड कार्ड, तो ये रेड कार्ड भी इसको कहा जाता है, और फिर जो है वो इसके थ्रू जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इससे फायदा उठाते हैं। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।